हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आज। इम्पोर्टेंट जीके क्विज इन हिंदी। क्या आप इन सवालों को जानते हैं? अगर जानते होंगे तो भी पूरा वीडियो देखिएगा। एक सवाल में पांच पांच सवाल छुपे हुए हैं, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले देखिएगा, आपके तैयारी में चार चांद लग जाएगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छे इम्पोर्टेंट सवाल लिए गए हैं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला सवाल है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? बार बार सवाल देखने वाले हैं सारे एग्जामों में, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। द्वैत शासन का जनक जो है सर लियोनल कर्टिस को कहा जाता है। ध्यान से नोट करते हुए चलेंगे। सर लियोनेल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, आरक्षित विषय एवं हस्तांतरित विषय। ध्यान रखिएगा, सर लियोनेल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। नोट जरूर कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? यह सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। इसका सही जवाब है टिप्पू सुल्तान के साथ। कब की गई थी? आइए पूरा डिटेल दिखाते हुए चलेंगे, आप नोट करते हुए जरूर चलिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच में हुआ था। का अवसान श्रीरंगपट्टनम संधि की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कर्नवालिस तथा मैसूर से टिप्पू सुल्तान शामिल थे, क्योंकि टिप्पू सुल्तान की तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हार हुई थी और चौथे में उनकी मृत्यु हुई थी। सबको पता होना चाहिए। इसके अनुसार टिप्पू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टिप्पू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। पूरी बातों को समझिएगा और लाइक तो बनता ही है दोस्तों। अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर क्या कीजिए। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। 2 उप दीवान बनाए गए थे, एक मुर्शिदाबाद बंगाल का और एक बिहार का। दोनों को जानना जरूरी है सवाल, क्योंकि बनता ही है यहाँ से। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के बाद में हुआ था। इसमें उप दीवान मुर्शिदाबाद का मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। जानते नहीं हैं, नोट जरूर किया कीजिए। और बिहार का सिताब राय दिखा देते हैं ये डिटेल में। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया तथा इसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी। पूरी बातों को समझिएगा, इसमें पूरी डिटेल में ही 10 सवाल छुपे हुए हैं। यहाँ से सवाल बार बार बनता है। जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। सबको नोट कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो सवाल जो है बार बार यहाँ से बनता ही है, आपको एग्ज़ाम में दिखेगा ही। एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर वीडियो खोल के देखिएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, बंगाल, गुजरात और मद्रास में से सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता था यूरोप वासियों को? इसका सही जवाब है न ही बिहार, इसलिए नोट जरूर कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था।
ध्यान रखिएगा, जिसको फ़ायदा मिले अगर वीडियो से वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन सी सबसे प्रमुख संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में आया था, उससे पहले कौन सी प्रमुख संस्था थी? इसका सही जवाब है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। दोनों को नोट कीजिएगा, दोनों पर सवाल बीपीएससी में बन चुका है। इंडियन एसोसिएशन और भारत संघ भी अलग से पूछ चुका है। भारत संघ की स्थापना कब हुई थी, इसलिए दोनों नोट कीजिएगा। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, इसलिए इंडियन एसोसिएशन और उसी को भारत संघ भी कहा जाता था। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 52, 62, 72 और 82 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में कितने सदस्य भाग लिए थे? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। पूरी बातों को समझिएगा, नोट कीजिएगा। आइए डिटेल में दिखा दें, क्योंकि सवाल यहाँ से भी बनता ही है हर साल एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। पूरी बातों को नोट कर लो, कहाँ ध्यान रखे हो। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बिमलेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी ने की थी, तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। इसे भी जरूर नोट कीजिएगा, यहाँ से सवाल सोच सकते हैं कितने सवाल बैठे हैं। हर साल आपको ये पूरे लाइन को आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें 10 सवाल छुपे हुए हैं। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, लेकिन दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1886 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इन्हें भी नोट कीजिएगा, क्योंकि ये 3 बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। आइए देखें अगला सवाल। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है 1924 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में गांधी और दास समझौते को अनुमोदित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? सारे सवाल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपका रिवीजन कराया जा रहा है ये आखिरी वक्त में बीपीएससी ऑडिटर वालों के लिए। हालांकि ये क्वेश्चन सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सब लोग देखो। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसका था? ये इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। बहुत ही अच्छा था, ये सवाल बनता है बार बार, इसे नोट जरूर कीजिएगा। आइए देखें अगला सवाल। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कथन किसका था?
का सही जवाब है सर सैयद अहमद का एक कथन था, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ध्यान से नोट कीजिएगा, लॉर्ड डफरिन मत मार दीजिएगा, उनका अलग कथन था। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। तभी ये कहे थे यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन में। ध्यान रखिएगा उनका। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। किस वायसराय के कार्यकाल में ये हुआ? राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना शुरू। इसका सही जवाब है लॉर्ड लिटन के समय में। नोट जरूर कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। वर्नाकुलम प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। ये सवाल भी बार बार बनता है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक जी जगह जो है 50-60 सवालों का रिवीजन हो जाएगा। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। किन क्षेत्रों के नेता जो है अधिकतम नरमपंथी नेता थे? इसका सही जवाब है शहरी क्षेत्रों के अधिकतर नेता जो है नरमपंथी थे, पढ़े लिखे थे, जैसे दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, अच्छे सवाल है ये। मैडम कामा मतलब मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? सवाल बार बार बनता ही है। इसका सही जवाब है स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट कहाँ है सबको ज्ञात होना चाहिए, जर्मनी में। नहीं जानते हैं, नोट करते हुए चलिएगा। आइए देखें अगला सवाल। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी, उसके संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है श्याम जी कृष्ण वर्मा। सवाल बार बार आपको दिखेगा, जरूर से नोट कर लें। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। ये भी नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? स्वराज प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? 1905 में पारित किया गया था। इसका सही जवाब है स्वशासन सुनिश्चित करना। इसलिए ध्यान रखिएगा, उद्देश्य पे भी सवाल बनता है, नोट जरूर कर लीजिएगा। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। इसे भी ध्यान रखिएगा। अभी तक लाइक नहीं दबाए हैं तो लाइक दबा दीजिए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा कौन सा इसमें संभव नहीं है? नए राज्य का गठन ये संभव है, राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन ये भी संभव है, राज्यों की सीमाओं का विकल्प ये भी संसद को सही है, नए राज्यों का परिवेश ये सही नहीं है क्योंकि ये अनुच्छेद 2 में दिया है और अनुच्छेद 3 में ये तीनों दिए हैं। ध्यान रखिएगा, संसद के पास अधिकार है नए राज्य का गठन करना, राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन कर सकता है और नए राज्यों की सीमाओं का भी विकल्प निकाल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये नए राज्यों का प्रवेश जो है अनुच्छेद 2 में दिया हुआ है। पूरी बातों को समझिएगा, आपका गलत नहीं होगा। आइए देखें अगला सवाल। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कौन से प्रस्ताव को पारित किया जाता है?
बहुत अच्छा सवाल है। निंदा प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में से इसमें से कटौती प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में पारित होता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। सब लोगों को बहुत बार बताया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है महाभियोग। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में जानकारी मिलता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो सर्वोच्च स्थान पर होगा। आइए देखें अगला सवाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये वक्तव्य किससे संबंधित है? बहुत बार बीपीएससी में भी पूछ चुका है और हर तरह के एग्जामों में पूछता भी है। ये वाक्य जो है बाल गंगाधर तिलक जी का था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। ये घोषणा किसने की थी? स्वराज जो है आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल चुने हुए वर्गों के लिए नहीं। ये कहने वाले थे सी राजगोपालाचारी जी। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। सी राजगोपालाचारी की मान्यता थी कि स्वराज जो है जन समान हेतु होनी चाहिए, न कि केवल कुलीन एवं अभिजात वर्ग हेतु। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट है। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी आर दास, बी डी सावरकर, एम जी रानाडे और एस एन बनर्जी में से इंडिया फॉर इंडियंस सी आर दास यानी कि चित्तरंजन दास ने लिखी थी। इसलिए नाम नोट जरूर कर लीजिएगा। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। आज का वीडियो कैसा लगा? सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे, कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।